हाय फ्रेंड्स, पिछले एक साल में मिड कैप शेयर्स ने 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं पर जो लार्ज कैप शेयर्स है उन्होंने सिर्फ 20% के आसपास का रिटर्न डिलीवर किया है। दैट मींस मिड कैप से आधा। अब बात यह है कि क्या ये मिड कैप के शेयर्स जैसे आरवीएनएल, आईआरएफसी और ये बाकी के शेयर्स क्या इसी रफ्तार से तेजी से दौड़ते रहेंगे और क्या इनमें ओवर प्राइस हो चुकी है? तो दोस्तों आंसर है कि सारे शेयर्स ओवर प्राइस नहीं है। अभी भी मार्केट में कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मौजूद है। दो ऐसे ही अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे आज बात करने वाले हैं दोस्तों, और वीडियो में आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी और काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह में सही कदम बढ़ाइए। शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि पहला जो स्टॉक है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है इनमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता है कि ये जो पाइप्स है, पीवीसी पाइप्स वो बनाते हैं। तो इस पर नजर डालें तो 233 रुपए का इसका एक स्टॉक है और साथ में 1400 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। डिविडेंड 0.6% दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 5% और करीब ये मान करके चलिए डेट 605% है। डेट टू इक्विटी 0.11 है, विच इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पायोस की स्कोर थोड़ा सा कम जरूर है, पर ग्राहम नंबर के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी सही रेंज में मौजूद है। तो मैं कहूंगा कि ये मिड कैप का एक ऐसा स्टॉक है जो कि ओवर वैल्यूड नहीं है अभी तक। साथ में अगर हम बात करें इसके नंबर्स पे, तो नंबर्स पे नजर डालिए दोस्तों कि इसका ओवरऑल जो है कंपनी का बिजनेस ठीक है। अर्निंग पर शेयर देखिए कितना ग्रो किया है, 1.21 से ₹1.21 ये एक शेयर पे शेयर होल्डर कमाते थे। अब उस पर शेयर होल्डर्स को ₹16.98 मिले। फिर इन्होंने कुछ टाइम पहले दोस्तों ये कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से ईपीएस 7.29 एट प्रेजेंट है, बट ये भी ठीक ठाक ग्रोथ है। और डिविडेंड हमेशा कंपनी ने अच्छा खासा दिया है, 30 से 40-50% के आसपास डिविडेंड पे आउट है। तो दोस्तों काफी कुछ, अगर मेरे मित्र ऐसे हैं आप में से जो कहते हैं कि सर हमें रेगुलर इनकम के लिए कोई स्टॉक्स वगैरह बताइए, तो कई बार क्या होता है कि जो डिविडेंड अच्छा देने वाले स्टॉक्स हैं अगर उनकी प्राइस नहीं भी बढ़ती है या प्राइस अगर स्लो बढ़ रही है तो भी डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम के तौर पे आप देख सकते हैं। कई ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जैसे कोल इंडिया हो गया अपना, या पीएसयू सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इस टाइप के काफी सारे शेयर्स हैं जो लगातार डिविडेंड देते रहते हैं। प्राइस ऊपर नीचे होती है, बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, वो अलग चीज है, पर डिविडेंड के रूप में एक रेगुलर जो कैश है वो आता रहता है। अब बात करते हैं इसमें, ये तो हमने देख लिया इसके नंबर्स। टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों इसके, और टेक्निकल्स पे नजर डालने के लिए ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। ये दोस्तों मंथली चार्ट है और आप देख सकते हैं कि कंपनी ना लगातार हाई हाईज बना रही है और हाई लोज बना रही है। तो वो आप यहां देख सकते हैं कि ये इसके ये हाई हाईज बने और नीचे जो है ये वाले हाई लोज बने हुए हैं। और यहां मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस ओवर दिया था, बट एक्चुअली ना क्लियर सिग्नल नहीं था, दोबारा से क्रॉस ओवर दिया और एक ये दिखाता है अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेडर्स, वो समझ नहीं पा रहे कि किधर जाना है। तो यहां पर आप देखिए कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ था, वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी आई है इस वाले क्रॉसओवर के बाद, सेकेंड वाले क्रॉसओवर के बाद तेजी से वॉल्यूम भी बढ़ा है और ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये एक प्राइस चैनल लेकर के चल रहा है और इसका जो अगला स्तर है दोस्तों वो आप मान करके चलिए करीब ये 350 के आसपास में करीब ये इसको अगले स्तर पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी इसके बाद में हम इसमें देखें दोस्तों एक चीज और है, हाँ, कि ये कंपनी का बेसिक जो बिजनेस है उस पर भी एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं, और वो आप यहां देख सकते हैं कि क्योंकि ये पाइप इंडस्ट्रीज में है तो जहां पर भी देखिए जब रियल एस्टेट बढ़ता है ना तो सब बढ़ता है। मतलब देखो इंडस्ट्रीज की कनेक्टिविटी को आप ध्यान में रखिए हमेशा कि अगर प्रॉपर्टी बढ़ेगी यानी रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ेगी तो सीमेंट के दाम भी बढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उनके दाम भी बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप जो केबल्स वाली है, आरआर केबल टाइप की जो कंपनी है, हेवल्स है, उनके बढ़ेंगे। साथ में जो पीवीसी और सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनी है उनके भी बढ़ेंगे। जैसे टाइल्स वाली कंपनी जैसे सेरा टाइल्स हो गई आपकी, कजारिया हो गई, उनके भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से अलाइड इंडस्ट्रीज होती है। तो यहां पर इसके जो कंपनी के जो दाम है पीवीसी के पाइप के, वो डिपेंड करता है कि
मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है रियल एस्टेट पे, और इस समय पर रियल एस्टेट में एक रैली की शुरुआत होती हुई आप मान सकते हैं। यहां आप देखिए कि इनको कहां कहां पर फोकस है कि एक तो ये एग्रीकल्चर के पाइप्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सीपीवीसी पाइप्स बनाते हैं, और जो पाइप्स में इन्होंने कुछ शिफ्ट किया है, पहले रेजिन पे बनाते थे, आजकल पीवीसी पाइप्स बनाते हैं। और देखें तो इनका जो ये P&F है, इससे 74% रेवेन्यू इनका आ रहा है, और करीब करीब आप मान करके चलिए कि इनके ओवरऑल जो है इनका वडोदरा में प्लांट है, और पूरे इंडिया में एक अच्छी ब्रांड इमेज बनी हुई है, जिसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। सेलिब्रिटीज को भी इन्होंने साथ में लेकर के और अपनी ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाया है। कमोडिटी है जिसको ब्रांड के तौर पे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नंबर टेक्निकल्स हमने देख लिए दोस्तों, तो कुल मिलाकर के मान के चलिए 350 से ऊपर, 400 से ऊपर जाने के बाद में इसको एक नेक्स्ट हाई तक टच करने के लिए एक जगह मिलेगी, जिससे 550 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है मिड टर्म में। नीचे अगर हम बात करें कि ये इसके बाद में अगर यहां से बाउंस होता है, तो आप मान के चलिए 200 रुपए से नीचे एक या करीब करीब 175 के आसपास में एक वापस से आप इसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और यहां एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दूसरा वाला स्टॉक, जिसका नाम है न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब वैसे तो देखा जाए ना, तो सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर ओवरऑल डाउन है, लेकिन वो डाउन कौन सा वाला है, अब यहां ना अंतर समझ में आना चाहिए। वो वाला डाउन है जो कि यूएस और यूके पर बेस्ड है अधिकतर, पर जो इंडिया में आईटी कंपनीज काम कर रही है ना, उनका बिजनेस ठीक है, या फिर वो कंपनीज जो कि सारी ज्योग्राफीज में अपनी सर्विसेज देती है, उन पर इतना असर नहीं पड़ा है। तो न्यूजेन के साथ में भी यही है कि ये होने को ये भी सारी वही सर्विसेज दे रही है जो बाकी सब देती है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि इनका जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस दोस्तों डाइवर्सिफाइड है, और ये मल्टी ज्योग्राफी के हिसाब से आ रहा है। देखिए इनका बिजनेस जो है 28% से इंडिया से है, और जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहां से 31% है, यूएसए से 27% है, और जो एपेक है एशिया पैसिफिक वहां से 14% है। मतलब टोटल पूरी दुनिया में इनके क्लाइंट्स हैं। तो अगर एक इंडस्ट्री डाउन, एक ज्योग्राफी डाउन होती है, तो दूसरी से इनका बिजनेस चल जाता है। साथ ही वर्टिकल की बात करें तो 65% बिजनेस इनका बैंकिंग से आता है, 8% गवर्नमेंट और पीएसयू से आता है, और बाकी छोटी मोटी जगह से भी आता है। अब करते क्या क्या है ये करने में, देखो ये सेगमेंट वाइज जो इनका रेवेन्यू मिक्स है, तो इसमें देखिए रेवेन्यू मिक्स किस किस चीज का है कि ये सबसे पहला काम तो क्या करते हैं कि एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू है इनका। प्रोडक्ट तो वही होते हैं नॉर्मली, SaaS जिसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो वो प्रोडक्ट जो है वो मोस्टली इनका वही है। अब उसमें क्या होता है, पहला काम है एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू, यानी साल भर में इनके पास में पैसा हर साल आता रहता है। क्लाइंट को इन्होंने साल भर सर्विस दी, उससे पैसा लिया, फिर अगले साल दिया, तो जैसे मकान का किराया होता है वैसे ही इनके पास में पैसा इसका आता रहता है। दूसरा एएमसी और जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक तो सब्सक्रिप्शन का चार्ज का पैसा, पहला पैसा तो वो है जो सब्सक्रिप्शन से आता है। दूसरा आता है एएमसी से, जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं, कि भाई कभी कोई बग फिक्सिंग करनी है, कुछ अपडेट शेयर करने हैं सॉफ्टवेयर के, वो। तीसरा है सपोर्ट, वहां से पैसा आता है। चौथा है सेल ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज से, प्रोडक्ट से, और फिर नेक्स्ट आता है सेल ऑफ सर्विसेज से। ये इनका दोस्तों बिजनेस का ओवरऑल मिक्स है, तो डाइवर्सिफाइड है, इसलिए इनके ऊपर रिस्क थोड़ी कम है। साथ में अगर आप इनके नंबर्स पे नजर डालो तो 11,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 800 रुपए का शेयर चल रहा है इनका, 0.31% डिविडेंड यील्ड है, और 20% इन्होंने डिविडेंड दिया है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ये काफी इंप्रेसिव है, 20% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं ये लोग। 10 रुपए का शेयर है, स्प्लिट होने के लिए गुंजाइश है। डेट इक्विटी में डेट लगभग सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में नील के बराबर होता है, तो यहां पर भी वही है, 35 करोड़ का डेट है, विच इज कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। पैग रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, ये लेस देन 1 होता है तो ठीक है थोड़ा सा, बट ये हल्का सा ओवरवैल्यूड हो जाता है अगर 2.85 हो। लेकिन ध्यान दो कि जब प्राइस नए रिजल्ट्स आए और उनमें अगर अर्निंग ज्यादा दिख गई, तो उस केस में पैग रेशियो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। पायोस की स्कोर 5 है, जो एवरेज है, बेटर देन एवरेज है। और अगर हम बाकी नंबर्स पे बात करें, 154 रुपए की ग्राहम नंबर के हिसाब से 828 रुपए, ओवरवैल्यूड तो है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड नहीं है। बट क्योंकि कंपनी ऐसे मार्केट में भी अगर ओवरवैल्यूड है, तो कुछ तो अच्छा कर ही रही है। चलिए आगे नजर डालते हैं दोस्तों इनके रिजल्ट्स पर।
तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका वही 20-30% के बीच में हमेशा रहता है। सेल्स इनकी ग्रो कर ही रही है भाई, 169 करोड़ थी, आज सेल्स 264 करोड़ रुपीस हो चुकी है। और अगर आप एनुअल रिजल्ट्स में बात करें तो 139 करोड़ की सेल हो गई है 888 करोड़ रुपए की। लगभग आप मान करके चलिए कि ये 7 to 8x के आसपास, 7x के आसपास मान लेते हैं हम इसको। और अगर देखें तो ये हमेशा डिविडेंड दिया है, इस शेयर ने हमेशा डिविडेंड दिया है, और एक अच्छी मैनेजमेंट की निशानी होती है कि वो डिविडेंड देता रहे। 14 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, वो हो गया है 212 करोड़ रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काफी अच्छा इसने प्रॉफिट भी ग्रोथ दिखाई है। 10 साल की अगर हम बात करें तो सेल्स 17% बढ़ी है, और 10 साल में जो कंपाउंडेड जो प्रॉफिट है वो 18% से, मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा बेटर तरीके से बढ़ रहा है। तो ये तो इसके हुए नंबर्स। अगर हम FIIs DIIs की भी एक्टिविटी देखें तो आप ये देखिए 55% शेयर होल्डिंग मालिकों के पास में है। अगर FIIs की देखें तो पहले 20% लेके बैठे थे FIIs, लेकिन अभी ये 15% के आसपास लेके बैठे हैं। वहीं पर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने 7% की जगह 9% कर लिया है। अभी देखो दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि FIIs और DIIs ना दो अलग अलग अपोजिट साइड में चलते हैं। और अभी आपने देखा हो तो पिछले एक महीने में FIIs ने 24,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले हैं। अब सोचिए, अगर इंडियन इकोनॉमी में अंदर में दम नहीं होता, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में दम नहीं होता, तो हमारा शेयर मार्केट जो आपने उस दिन देखा था ना, वो थोड़ा गिरा था, 2-3 दिन तक लगातार गिरता रहा था। आज की तारीख में वो 5-6 हजार पॉइंट नीचे होता, कोलैप्स हो चुका होता। लेकिन दम देखिए दोस्तों हिंदुस्तान का, कि 24,000 करोड़ रुपए अगर FIIs ने मार्केट को गिराने के लिए निकाले, तो 12,000 करोड़ रुपए हमारे देश के लोगों ने वापस डाल भी दिए। तो हमारे जो DIIs थे ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 12-13 हजार करोड़ रुपए वापस डाल दिए उसमें। इससे क्या हुआ कि जो फॉल जो था ना वो कंट्रोल में आ गया। तो कहने का मतलब ये कि अब हमारी इकोनॉमी पूरी तरह FIIs के भरोसे नहीं चल रही। हमारे देश में खुद के में ही इतनी ताकत है, इतना कंजम्पशन है, इतनी डिमांड है, और इतना पावरफुल बिजनेसेस हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट मान सकते हैं अपने आप को। चलिए फिलहाल नंबर पे बात करते हैं। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा FIIs DIIs का यहां पर। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल्स पे। ये टेक्निकल चार्ट है दोस्तों, और क्या ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ है। आप ये देखिए, ये बिल्कुल क्लासिक टेक्स्ट बुक पैटर्न है कि बिल्कुल लगातार एक ट्रेंड में चल रही है कंपनी, एक ही ट्रेंड में। आप सीधी लाइन खींच दीजिए, लगातार हाईज और हाई लोज बन रहे हैं। इसका मतलब 2 अक्टूबर से लेके अभी तक इनकी बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, और यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहने के भी पूरे चांसेस इसमें लग रहे हैं। तो ये मानकर के चलिए, आने वाले दिनों में अगर यही सब कुछ रहा तो आपको 1200 लेवल के आसपास के स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें तो ये करीब 850 के आसपास में ही इसका सपोर्ट है। अगर ये 800 से नीचे आया तो ये यहां पर इसमें एक बाउंस बैक के चांसेस इसमें बन जाते हैं। सो दोस्तों, ये ओवरऑल एक छोटा सा एनालिसिस मैंने शेयर किया है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये भी बता दें कि इसने अभी कुछ टाइम पहले बोनस शेयर इश्यू किया था 1:1 का। तो अगर आपके पास में 100 शेयर होते तो अभी 200 शेयर हो जाते। 5-7 दिन पुरानी बात है, 12 जनवरी की बात है। और यहां अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यू जेन टेक्नोलॉजी जो है ना, उसकी खास बात यह है कि उन्होंने ये बोनस शेयर रिकमेंड किया ही था, और इनका जो ओवरऑल जो बिजनेस है वो एक ग्रोथ पाथ पे शो किया जा रहा है एज पर द एक्सपर्ट्स भी। चलिए अब हम फिनोलेक्स का भी एक अपडेट देख लेते हैं यहां पर। और फिनोलेक्स का जो एक अपडेट है दोस्तों वो ये है कि फिनोलेक्स जो है उसने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को चेंज किया है। तो देखिए, ये कंपनी का नया ब्रांडिंग शुरू हो गया है। तो आप ये मान के चलिए, कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को जितना स्ट्रांगली लेती है ना, उसके ग्रोथ के चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं। अभी मैगी के को लेकर के कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, तो नेस्ले का सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, लेकिन क्या नेस्ले खत्म हो गया उसके बाद? नहीं, क्योंकि ब्रांड में इतनी ताकत थी कि वो उस कंट्रोवर्सी को झेल के वापस ग्रोथ पे चल पड़ा। तो फिनोलेक्स भी यही ट्राई कर रही है करने की। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में आइडिया लगा होगा कि दोनों कंपनीज में किस प्रकार, न्यूजेन में और फिनोलेक्स में किस प्रकार के चांसेस हैं, और ये कंपनीज पोटेंशियल कैसा रखती है। इनके बारे में आप कहेंगे तो कभी सेपरेटली डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे, पर आज आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा। तो वीडियो दोस्तों, क्या चीज आपको वीडियो में अच्छी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, एक हमारी तरफ से डिस्क्लेमर है कि दोस्तों ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई सेल और परचेज की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए शेयर मार्केट की बारीकियां सीखें और अपने डिसीजन अच्छे से लें। साथ में दोस्तों यह है कि
वीडियो बनाने में काफी मेहनत होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर करने की आपको एक एक्टिविटी ऐसी है जो रोज हर वीडियो के बाद में करनी है। हर वीडियो को आप शेयर करिए। देखिए, आप अगर मेरे मित्र हैं तो वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जहां भी पॉसिबल है वहां सारे ग्रुप्स पे भेज दीजिए, सारी कम्युनिटीज में भेज दीजिए, ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन आपके अधिकतर दोस्तों को मिले और वो दिल से आपको उसके लिए धन्यवाद कहें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ नए इंटरेस्टिंग शेयर्स के साथ में। तब तक ध्यान रखिए अपना। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।